के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की तृतीया तिथि पर आस्थावानों ने मां सौभाग्य गौरी व मां चंद्रघंटा देवी के दरबार में टेका मत्था। कोविड के बढ़ते तेजी से संक्रमण के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। बीएचयू हॉस्पिटल में शोध छात्र की मौत से क्षुब्ध एबीवीपी के छात्रों ने गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए एमएस के इस्तीफे की मांग। और बड़ागांव में हुई पूर्व प्रधान की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की तृतीया तिथि पर आस्थावानों ने मां सौभाग्य गौरी व मां चंद्रघंटा देवी के दरबार में मत्था टेका। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी वासंतिक नवरात्र में देवी आराधना में लीन हो गई है। चैत्र नवरात्र में मां गौरी के दर्शन का विशेष महत्व है। नवरात्र की तृतीया तिथि को मां सौभाग्य गौरी के दर्शन का विधान है। काशी में मां का विग्रह बांसफाटक स्थित सत्यनारायण मंदिर में स्थापित है, जहां सुबह से ही मां के दर्शन हेतु भक्त पहुंचने लगे। हालांकि कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते मंदिर में बहुत भीड़ नहीं रही, साथ ही मंदिर प्रशासन भी सतर्क रहा और बाहर से ही दर्शन की अनुमति रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां की श्रृंगारित झांकी का दर्शन कर उनसे सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना की। वासंतिक नवरात्र के तृतीया के दिन माता श्री सौभाग्य गौरी का दर्शन पूजन का महत्व है और आज चूँकि अभी ऐसा महामारी फैली हुई है अपने देश में, तो उसका विशेष ध्यान रखते हुए मंदिर को भी बंद रखा गया है और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दूरी बना के दर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। चैत्री नवरात्र में इन्हीं के मतलब दर्शन, तो इनके दर्शन पूजन से किस तरह की प्राप्ति होती है? फिर भी माता के दर्शन पूजन से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और व्यापार बाधा दूर होती है और जो मांगलिक कन्याएं रहती हैं जिनकी शादी विवाह में अड़चन है, उनके विवाह की सारी समस्याएं और अड़चनें दूर होती हैं। आज चैत के नवरात्र में तीसरे दिन जो है सौभाग्य गौरी का दर्शन बांसफाटक स्थित आदि विश्वेश्वर मंदिर में होता है। उसी क्रम में आज नागरिक सुरक्षा की ओर से यहाँ हम लोग की ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग सुबह से ही यहाँ पे दूरी बना करके लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। जैसा कि महामारी फैली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए बिना मास्क के हम लोग किसी को मंदिर में एंट्री नहीं दे रहे हैं। इसी कड़ी में मां दुर्गा के दर्शन के क्रम में तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी के पूजन का महत्व है। माता का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। काशी में मां का मंदिर चौक क्षेत्र में स्थित है, जहां भक्तों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर मां का भव्य श्रृंगार किया गया। भक्तों ने मां को प्रसाद अर्पित कर उनके चरणों में शीश नवाया। गुरुजी, किस देवी का मंदिर है और क्या मान्यता है नवरात्र में? देखिए, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माँ का स्वरूप स्वर्ग के समान चमकीला है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है और माँ दुष्टों असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि से करती हैं। माँ के 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। काशी वासियों का विशेष मान्यता ये भी है कि जब भी यहाँ किसी के प्राण निकलते हैं तो माँ उनके कंठ में विराज के उनको मुक्ति प्रदान करवाती है। तो इस बार कोरोना के जो महामारी चला है, तो किस तरह से दर्शन पूजन करा रहे हैं? देखिए, कोविड महामारी के चलते कल रात को ही मंदिर को सैनिटाइज किया गया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दर्शनार्थियों से यही निवेदन है कि मास्क लगाकर उचित दूरी बनाकर ही दर्शन करें। प्रशासन की तरफ से भी इस बार अच्छी व्यवस्था देखी गई है और अगर आप आ रहे हैं तो मास्क लगाकर उचित दूरी बनाकर ही दर्शन करें। पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से रूबरू हुए। शहर में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को कमिश्नर द्वारा सील करने की बात कही गई है। सीमा सील करने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से लोग पूरी तरह से वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते यहां हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग बिना टेस्ट व इलाज के अभाव में आकर अपनी जान गंवा दे रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी निरंतर काशी की जनता की सेवा करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता समस्या से जूझते नहीं हैं बल्कि भाग जाते हैं। यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है बनारस की, और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र मैं समझता हूँ कि सबसे खराब स्थिति में। कल ये बनारस के कमिश्नर साहब ने बनारस की सीमा को सील करने की बात कही है और आप सबके सामने कही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र सील कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र अगर सील कर दिया जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? और बनारस एक ऐसा शहर है कि जो सबकी सेवा करता चला आ रहा, अस्पताल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और रोजगार के माध्यम से, और उसको सील करके उसके स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य सुविधा उसको मिलनी चाहिए अस्पतालों में, उसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बनारस की स्थिति, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। आप सबको मालूम है कि बनारस में रोज सैकड़ों लोग, हजारों लोग एडमिट हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग मृतक हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है बिना टेस्ट के, बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन नहीं है। मैं उन सभी मृतक जो हमारे भाई साथी, जो हमारे परिवार के सदस्य गए हैं, मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और दुख ईश्वर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि महादेव उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे और किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हो, ये हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। बीजेपी के नेता तो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कांग्रेस के लोग किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और उनके लिए खड़े? आपने खुद ही सवाल और जवाब दोनों दे दिया कि बीजेपी के नेता कोविड पॉजिटिव है, कांग्रेस का पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है, हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं, अब मैं खुद बैठा हुआ जा रहा है, हमारे महानगर अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे प्रदेश सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे ट्रेजरार बैठे हैं, पीसीसी के मेंबर बैठे हैं, पूर्व पीसीसी सारे लोग बैठे हैं। हम लोग तो काम कर रहे हैं और महादेव की कृपा है बाबा विश्वनाथ की हम लोगों के ऊपर। पिछली बार भी 3 महीना जब संपूर्ण लॉकडाउन था तब भी कांग्रेस का कोई व्यक्ति दुर्भाग्य, जैसे भी क्या हम सबका सौभाग्य कि उस समय भी हम लोगों के ऊपर कोई आफत विपत नहीं आई और फिर बाबा से यही प्रार्थना ईश्वर से कि फिर कोई आफत विपत हम लोग पे ना आवे। हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और इनके नेता पिछली बार भी पॉजिटिव हुए थे, आपको शायद संज्ञान में होगा, 3 महीने के कंप्लीट लॉकडाउन में उसमें भी पॉजिटिव हुए थे और जब अब ये फिर ये महामारी बढ़ी है फिर अपने आप को इन्होंने पॉजिटिव दिखा दिया, कर दिया। अब ये तो रिपोर्ट की जो बताया उस नाते अब क्या सही है क्या गलत है ये जो बनारस की जनता आकलन करे और ये लगातार बनारस की समस्याओं से भागते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है इनके भागने का, इनके भगोड़े होने का, कि ये भाग जाते हैं, समस्या से लड़ते नहीं है, जूझते नहीं है, भाग जाते हैं। ये हमेशा भगोड़े हैं। कांग्रेस के लोग कभी भगोड़े नहीं हैं, हमेशा सड़क पे हैं और हमेशा जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। कितना दुर्भाग्य होगा। मैं एक मोहल्ले का नाम बताऊं आपको, जहाँ कैंट के विधायक रहते हैं, श्रीपुरवा, रानीपुर, मामूरगंज, खोजवा, जहाँ उत्तरी के विधायक का घर है, मंत्री हैं, बुरी स्थिति है। क्या शहर का काम करेंगे? हम लोग भी अपने क्षेत्र विधायक के छान ले रहे हैं। कई हजार हैंडपंप, सैकड़ों पानी टंकियां बनवा दिया। केवल झूठी बातें नहीं करते, हम जनता की समस्याओं से लड़ते हैं, उनका काम करते हैं और हम सब लोग जनता के साथ खड़े हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं मृतक जो हमारे भाई साथी हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। कल एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, कल हम सब लोग अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजे गए। गणेश दत्त शास्त्री जी, अमोद शुक्ला जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था, राजेंद्र तिवारी जी जो आपके पत्रकार संघ के अध्यक्ष, उनके बड़े भाई का स्वर्गवास उनके दरवाजे गया था। फिर वहां से हम लोग होते हुए श्याम धीरज चौधरी दादा, पूर्व विधायक जो 7 बार के बनारस भाजपा विधायक है, उनके दरवाजे गए। जब उनके यहाँ गए हम लोग
शोक संवेदना हमारे सभी साथियों ने, हमारे महानगर के साथियों ने शोक संवेदना प्रकट किया। और जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ते 10 दिन बाद दादा के पुत्र के शोक में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। और 1-10 दिन बाद जब ये पता चला कि कांग्रेस के लोग वहां चले गए, तब उन्होंने वो शोक व्यक्त किया। ये सोचिए, ये संवेदनशील और यशस्वी लोग हैं जो अपने पूर्व विधायक, अपने मंत्रियों को भूल जाते हैं। और 3 दिन 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने, और श्यामदेव चौधरी जी का घर मुश्किल से वहां से 100 मीटर भी नहीं होगा बड़ा देव, और उनके दरवाजे पर भी शोक संवेदना प्रकट करने नहीं जाऊंगा। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। जो अपने लोगों के लिए सगा नहीं है, तो वो आम जनता का, आम अपने कार्यकर्ता का, बनारस की जनता, काशी की जनता का क्या होगा? उसके मालिक तो महादेव हैं। और हम कांग्रेस के लोग बनारस की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी श्वास तक काम करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बीएचयू हॉस्पिटल में शोध छात्र की मौत से क्षुब्ध एबीवीपी के छात्रों ने गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए एमएस के इस्तीफे की मांग की। सरसुंदरलाल हॉस्पिटल में शोध छात्र को वेंटिलेटर न मिलने पर मौत हो जाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अस्पताल के एमएस पर गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिए जाने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता साक्षी ने कहा कि जिस तरह से बीएचयू को एम्स का दर्जा मिला हुआ है, यहां पर उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण एक स्टूडेंट की, एक कर्मचारी और एक प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखते हुए हम लोग एमएस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान छात्र एमएस कार्यालय पहुंच गए, जहां उनकी कर्मचारियों से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और लगातार इस्तीफे की मांग करते रहे। वहीं इस बाबत एमएस डॉक्टर एसके माथुर ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, वैसे ही मरीज को इमरजेंसी में भेजकर कोविड की जांच कराई गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके तहत उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया। वहीं फोन न उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में आ जाएं, फोन न करें। एमएस तुमको इस्तीफा देना होगा, देना होगा। मरीजों के जान से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया के सामने आपने कहा 15 मिनट व्यतीत नहीं हुआ। बताइए 15 मिनट में नहीं आएगा। 15 मिनट आपने बोला है, उनको सूचना दे दी गई। कोई जिम्मेदारी बता दिया गया छात्रों के प्रति या फिर पूरे बता दिया गया। आप जितना बोल रहे हैं बता दिया गया। अब तो अब आपकी बात तरकीब हो गई ना। मैंने बोला ना, उनको सूचना दे दी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठा हुए इस बात को लेकर कि कल जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में अस्पताल की जो स्थिति की गई और एमएस जिस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं और किसी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हमारे एक छात्र साथी की मृत्यु हुई, एक कर्मचारी की मृत्यु हुई हेल्थ सेंटर के, साथ ही एक प्रोफेसर की मृत्यु हो गई। जो यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसके खिलाफ हम यहाँ आकर खड़े हुए और हमारी ये मांग है कि एमएस साहब इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और एमएस साहब से अपनी बात रखने हैं। एमएस साहब से मुलाकात हुई, क्या बात की? जी नहीं, एमएस साहब अब तक मिलने नहीं आए, बल्कि एमएस साहब इतने गैर जिम्मेदाराना है कि वो बिल्कुल समय लेते जा रहे हैं और जानबूझ के बहाने मार रहे हैं कि उनका हमसे आमना सामना ना हो और हम उनसे इस प्रकार की बात ना कर सकें। उनके पर क्या आरोप लगा रही है? बिल्कुल, वो एक प्रकार से हम उनको सीधे एक दलाल की तौर पे पेश करना चाहेंगे। जिस प्रकार से वही राहत कोष के पैसे खा जा रहे हैं, किसी प्रकार से ये बीएचयू को एम्स का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कहीं भी एम्स की कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है, ना ही मरीजों को वो सुविधाएं दी जा रही है जो यहाँ मिलनी चाहिए। तो हम एक एमएस साहब को एक प्रकार से बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति ठहराना चाहेंगे और उनका इस्तीफा लेना चाहेंगे। छात्र के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनकी सीरियस कंडीशन है और जो उनके चीफ है उन्होंने मुझको भी फ़ोन करके कहा था कि उसका शरीर भी नीला पड़ गया है और तत्काल उसको सहायता की ज़रूरत है। तो हमने कहा था तुरंत उसको, यही पूछा कि उसके कोविड की जांच हुई है या नहीं हुई है। तो बताया गया कि कोविड की जांच अभी नहीं हुई है। हमने कहा तत्काल इमरजेंसी में भेजें। इमरजेंसी में भेज के उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, वो भी कोविड पॉजिटिव निकला था। और उसी में ये रहा कि पेशेंट की क्योंकि हालत सीरियस थी तो उसको तत्काल कोविड की फैसिलिटी में एडमिट करना ज़रूरी था। यही उसको
मैसेज दिया गया कि इनको तत्काल कोविड में भेजा जाए। ठीक है ना, कोविड में वो गए हैं और उनको डिले हुआ है। फोन करने पर आपका फोन रिसीव नहीं होता है सर, इसके लिए आप क्या करेंगे? फोन हमेशा रिसीव होता है क्योंकि कंटिन्यूस फोन बजते हैं, नॉन स्टॉप फोन बजते हैं। मैं पत्रकार हूँ, आप क्या नॉन स्टॉप फोन बजते हैं, आपका रिसीव नहीं होता है? नॉन स्टॉप फोन है इसलिए नॉन स्टॉप फोन बजते हैं, इसलिए कुछ फोन जरूर मिस होते तो होंगे। बताइए, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, हम ही को इमरजेंसी आपसे बात करना है तो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, इमरजेंसी के लिए एकदम नहीं, इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी में आ जाए, बात करने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आए थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई। नहीं, इमरजेंसी पड़ने पे इमरजेंसी में आ जाए और बात करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर आपसे मुलाकात करने आए थे तो आप नहीं आए। मुलाकात करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, मुलाकात के लिए इमरजेंसी में नहीं आए। कोविड के मरीज कितने हैं हॉस्पिटल के अंदर? 260 के ऊपर है, बस 260 हैं। 260। सर कितनी सैंपलिंग हो रही है, कितने काउंटर बना के सैंपलिंग की जा रही है? सैंपलिंग लगभग 7000 के आसपास अभी यहाँ हो रही है, 7000 से ऊपर भी हो रही है, 7400-500 हुई थी, तो उनके ये सब टेस्ट हो रहे हैं। सर ऑनलाइन सैंपलिंग की जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो वहाँ पे ये शिकायत मिल रही है कि उनका नंबर नहीं आ रहा है, तो इस पे क्या? ऑल ऑफ ए सडन हमको ये सब कुछ पता है कि कोविड के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं शहर भर में, तो उस दौरान में मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी सैंपलिंग हो रही है, और इसी वजह से ये डिले भी हो रहा है कि सैंपलिंग में टाइम भी लग रहा है, क्योंकि सैंपलिंग का एक प्रोसीजर है, उसी के तहत हो सकती है वो, तो इसलिए। सर अभी हमने अंदर जाके देखा सैंपलिंग का सिर्फ एक काउंटर बना हुआ है, इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है, इस पे क्या विचार चल रहा है? आज भी मैं और डायरेक्टर साहब गए थे वहाँ, और हमने ये सोचा है कि अगर हम इसको डबल कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक दूसरा कियोस्क और लगाया है वहाँ, और उसी पे अभी हम बात करेंगे कि अगर हम इसको डबल कर सके सैंपलिंग का ही वहाँ पर, तो लोगों का टाइम थोड़ा जल्दी आ जाएगा सैंपलिंग में, और उसमें बच जाएगा। बड़ागांव में हुई पूर्व प्रधान की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विगत दिनों बड़ागांव क्षेत्र में पूर्व प्रधान विजेंद्र यादव की हुई हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि सैरा मोड़ के पास विजेंद्र यादव उर्फ पप्पू की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियुक्त अनिल यादव उर्फ घोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि विजेंद्र यादव उर्फ पप्पू ने मेरे चाचा मुरारी यादव, जो कि मुंबई में रहते हैं, उनकी 5 बीघा जमीन रजिस्ट्री करा ली थी। इस बात को लेकर मैं पप्पू यादव से रंजिश रखता था। 10 अप्रैल को शाम करीब 8 बजे अपने विश्वास में लेकर मैंने पप्पू को फोन करके सैरा मोड़ के पास बुलाया। जैसे ही पप्पू वहां आया, मैंने अपनी मौसी के लड़के संतोष यादव के साथ मिलकर पिस्टल से 8 राउंड गोली मार दी और हम दोनों वहां से भाग निकले। अभियुक्त अनिल यादव के ऊपर लगभग 17 मुकदमे दर्ज हैं। 12 तारीख को एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें जो श्री पप्पू यादव और विजेंद्र यादव की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये थाना बड़ा गांव ग्राम इंदरपुर के वो पूर्व प्रधान भी थे, वर्तमान में भी वो उन्होंने पर्चा भरा था प्रधानी के लिए। उन्हीं के गांव के एक भूसी यादव अनिल यादव ने जो है ये गोली मारकर उनकी हत्या की थी। साथ में इनके एक संतोष यादव नाम का इसके मौसी का लड़का भी था, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमने टीम में दबिशा दे रही हैं। तो आज भूसी यादव उर्फ अनिल यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी हम लोगों ने घोषित कर रखा था। हत्या में जो उपयोग होने वाला हथियार भी जो है वो बरामद किया गया है इसके पास से। एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो ये इस घटना का आज खुलासा हुआ है। मेन जो मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी हुई। आपराधिक मामला सामने आया। प्रथम दृष्टया देखिए, एक 5 बीघा ज़मीन थी जो एक ये दोनों तरफ से आपस में दूर की रिश्तेदारी भी थी। तो जो मृतक थे उन्होंने 5 बीघा ज़मीन जो है वो इसके परिवार के ही लोगों से लिखवा ली थी। उस ज़मीन पे जो कब्जा था वो भूसी यादव के ही परिवार का था वर्षों से। ये उससे खेती ये भी लेना चाहते थे। नवंबर में इसकी रजिस्ट्री उन्होंने चुपचाप करा ली थी और ये बात इन लोगों को पता नहीं चली थी। लेकिन मार्च में जब दाखिल खारिज की बात आई थी तो ये सारी चीज़ें सब सामने आई थी, तब से थोड़ा इनमें विवाद बढ़ गया था। अन्यथा ये लोग पहले साथ में ही उठते बैठते थे, साथ में ही इनका रहना सहना होता था। लेकिन उसी विवाद को ये लेकर इतना भूसी यादव इतना नाराज़ हो गया कि इसने जो है वो उनको अपने ही फ़ोन से कॉल करके बुलाया था और वो जो थे विजेंद्र यादव वहाँ आए और उसी में थोड़ा सा इनमें हॉट टॉक हुआ। तो उसी में ही जो है
कि उसने गोली चला के उनकी हत्या कर दी। इनका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, ये इसके ऊपर जो है काफ़ी मुकदमे हैं, ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। ज़्यादातर इसके मुकदमे जौनपुर के हैं, इसने जौनपुर में हत्या का मुकदमा भी था, लूट का भी था, तो इसके ऊपर जौनपुर में किसे मुकदमे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास भवन में स्थापित कोविड कॉलिंग सेंटर से लगातार मरीजों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। विकास भवन में होम आइसोलेशन कॉलिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक मरीजों से संपर्क किया जा रहा है। विकास भवन में बेसिक शिक्षा विभाग के आरिफ खान ने बताया कि कोविड सेंटर के लिए हम यहां पर कार्य कर रहे हैं। विकास भवन के सभागार में कोविड सेंटर खोला गया है। यहां पर प्रतिदिन मरीजों को कॉल करके उनका हालचाल लिया जाता है, उनको उचित सलाह दी जाती है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हम लोग प्रतिदिन, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें कॉल करके उनका हाल चाल लेते हैं। जो भी मरीज़ हैं उनका फीडबैक भी लिया जाता है और यदि कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान भी किया जाता है। वहीं अगर किसी को एडमिट होना होता है तो उनको एडमिट कराया जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 शिफ्ट में काम होता है। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलती है तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहती है। दोनों शिफ्ट में 40-40 कर्मचारी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो कोविड कमांड सेंटर खोली गई है, यहाँ से जो है प्रतिदिन मरीजों को जो है कॉल करके उनका जो है हालचाल लिया जाता है और उनको उचित सलाह दिया जाता है। होम आइसोलेशन पर जो मरीज हैं जी, उन लोगों को विकास भवन से मतलब फिर सभागार में जी कॉल कर यहाँ से जो है होम आइसोलेशन के मरीजों को कॉल करके उनका प्रतिदिन जो है फीडबैक लिया जाता है, क्या स्थिति है। सर, क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो मरीजों तक पहुँचती हैं? यहाँ से उनका फीडबैक लिया जाता है कि मतलब उनकी स्थिति क्या, अगर कोई दिक्कत होती तो फिर हेल्पलाइन के जरिए उनकी यहाँ से मदद की जाती है। अगर किसी को एडमिट होना है तो फिर उनको एडमिट कराया जाता है और यहाँ से इस तरह की मदद उनको प्रोवाइड क्या डेली दवा वगैरह की भी जानकारी यहाँ से दी जाती है या नहीं? दवा के लिए टीम अलग लगी हुई है, वो टीम जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दवा वितरण के लिए अलग टीम लगी है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 40 कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं और फिर दूसरी यहाँ 8 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक एक शिफ्ट काम कर रही है। फिर दूसरी शिफ्ट जो है दोपहर 3 बजे से लेके रात्रि के 10 बजे तक दूसरी टीम काम करेगी। और दोनों शिफ्ट में जी दोनों शिफ्ट में जो है 40 कर्मचारी लगे हुए हैं और वो प्रतिदिन सारे मरीजों को कॉल किया जाता है। मरीजों को सर कितना कॉल आता है एक दिन में, कुछ अंदाजा है कितने मरीजों को? अब यहाँ से हम लोग एक कॉल करते हैं और भी जगहों से जाती है कॉल, यहाँ से एक कॉल जाती है। BHO अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक मरीज के परिजनों ने उचित इलाज न किए जाने का आरोप लगाया। BHO में मरीजों के साथ लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को शोध छात्र को वेंटिलेटर न मिलने से उसकी मौत हो गई। आज बलिया निवासी व्यक्ति की सही से देखभाल न होने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके मरीज का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद BHO ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद कोविड-19 की जाँच हुई तो उसमें वो पॉजिटिव आ गए, जिसके चलते उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहां पर ना तो मरीज के ऑपरेशन का इलाज हो रहा है और ना ही कोविड का, जिससे मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। परिजनों का कहना था कि वहां पे ना तो पानी दिया जा रहा है और ना ही दवा दी जा रही है, जिससे मरीज गंभीर होता जा रहा है और वहां डॉक्टर भी किसी प्रकार की देखरेख नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है, क्या आपके साथ घटना हो रहा है? पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उनका कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव है। उनको 2nd फ्लोर पे भर्ती किया गया। उसके बाद उनका हम लोग इसलिए भर्ती किए कि उनका ऑपरेशन का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ऑपरेशन का कुछ देखा ही नहीं जा रहा है। वो 10-10 बार खुद काउंटर पे जा रहा है। वो रो रहा है कि हमें न पानी पीने दिया जा रहा है और न हमें पानी चढ़ाया जा रहा है। उनको 2nd फ्लोर पे कोविड वाले में। कोरोना संक्रमण की तीव्रता के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देश भर में कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि होने से रामनगर क्षेत्र में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। चौक की दुकानें जो हमेशा ग्राहकों से पटी पड़ी रहती थी, आज सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानें तो खुली हैं, लेकिन ग्राहक गायब हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती दलित दीपावली के रूप में मनाई। दारानगर के दलित बस्ती में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत ही उत्साहपूर्वक दलित दीपावली के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही कैंडल जलाई गई व आसपास के क्षेत्रों को भी दीपों से सजाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ईशान श्रीवास्तव, विष्णु शर्मा, दारानगर के पार्षद मनोज यादव, छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष सतीश यादव, दीपक यादव इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती सभी समाजवादी साथी और समाजवादी पार्टी के पार्षद और सभी जो है वरिष्ठ नेताओं ने आज मनाया। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय और दलित बाजार पर भी मनाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर दलित दिवाली मनाने के संदर्भ में आज हम लोग जगह जगह जो है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है दीपावली मनाए, आतिशबाजी किए, मिष्ठान वितरण हम लोगों ने किया। और आज ईशान श्रीवास्तव, मनोज यादव के नेतृत्व में आज यहाँ डीएवी कॉलेज के पावन भूमि पर हम लोगों ने भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर यहाँ आप देख सकते हैं पूरे चौराहे से लेके काफ़ी दूरी तक हर जगह आपको मोमबत्ती जलेंगे और हर जगह दिवाली जैसा जश्न आपको परिवेश देखने को मिलेगा। क्या ईशान जी आज किस तरह की जयंती मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर दलित दिवाली के रूप में अपने क्षेत्र और पूरे प्रदेश में इसको मनाने का कार्य कर रहे हैं। और दलितों की जो आवाज़ भारतीय जनता पार्टी ने दबाने का कार्य किया है उसको हम लोग दबने नहीं देंगे और इसी क्रम में हम लोग इस दिवाली के रूप में इसको मनाया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का 130वीं जयंती मना रहे हैं, जो कि दलित दीपावली के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि हम लोग दलित दीपावली के रूप में बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का। क्या संदेश दे रहे हैं आज? इस दलित दीपावली के माध्यम से हम लोगों का जन जन जो कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ को इस सरकार लगातार दबा रही है, हम लोग इस सरकार के दलितों की आवाज़ को दबाने नहीं देंगे। उनके अधिकार के लिए बराबर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और उनके अधिकार को निश्चित रूप से हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी का ये संकल्प है और इस संकल्प में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की तृतीया तिथि पर आस्थावानों ने मां सौभाग्य गौरी व मां चंद्रघंटा देवी के दरबार में टेका मत्था। कोविड के बढ़ते तेजी से संक्रमण के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। बीएचयू हॉस्पिटल में शोध छात्र की मौत से क्षुब्ध एबीवीपी के छात्रों ने गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए एमएस के इस्तीफे की मांग। और बड़ागांव में हुई पूर्व प्रधान की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।